सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई ने 5 अगस्त के लिए बड़े जलसों का मंसूबा मुलतवी कर दिया है। अब मकामी सतह पर रैलियां निकाली जाएंगी। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक का नुक्ताए उरूज करार दिया था, लेकिन ये तहरीक शुरू ही नहीं हो सकी। अब जबकि 5 अगस्त के एहतजाज से उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो तहरीक को 14 अगस्त तक तौसी देने की बातें की जा रही हैं। सवाल यह है कि एहतजाज के हवाले से पीटीआई में कन्फ्यूजन क्या है? क्या एहतजाज की कॉल किसी खास रिलीफ के हुसूल के लिए थी? क्योंकि इमरान खान की अपने बेटों से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी है। जेल में हासिल सहूलतों के हवाले से भी पीटीआई ने अब एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान को मतलूबा सहूलतें मैसर हैं। दूसरी तरफ 9 मई केसेस में सज़ा की वजह से कई अरकान असम्बली को नाअहली का सामना है। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक सज़ा पाने वाले अरकान को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या हुकूमत जानबूझकर गिरफ्तारियों को अवॉइड कर रही है और सज़ा पाने वाले अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले ली है? अहम बात यह भी है कि पीटीआई ने खाली होने वाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। क्या ये वॉक ओवर किसी डील का नतीजा है? इसके अलावा 27वीं तरमीम की बाज़ गश भी सुनाई दे रही है, जिसमें ज़राए के मुताबिक 18वीं तरमीम के सुकम को दूर किया जाएगा। क्या इस हवाले से हुकूमती इत्तेहाद सेम पेज पर है? क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में मज़ीद तब्दीलियों की मुखालफत कर चुकी है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं पीएम पाकिस्तान के ऑन केपी अफेयर्स, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब स्पोक्स पर्सन हैं इमरान खान साहब के। दोनों का बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। पीटीआई 5 अगस्त के हवाले से नियाज़ी साहब कन्फ्यूज़ क्यों है? पहले कहा ये नुक्ता उरूज होगा और ये तमाम चीज़ें होंगी, और फिर तहरीक तो अभी शुरू ही नहीं हुई, तो नुक्ता उरूज कल कैसे होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूज़ नहीं है। खान साहब ने ये कहा है कि 5 तारीख को भी आपने निकलना है और 14 अगस्त को भी निकला है। 14 अगस्त का उन्होंने बड़ा अच्छा इंदिया दिया है कि जो मैं लोगों को कहता हूँ हकीकी आज़ादी। देखिए ना, 1947 में हमने जोग्राफी आज़ादी तो ले ली है, लेकिन ये मेरे साथ अख्तियार साहब बैठे, हम लोग अभी तक जागीरदार सरमायादार से नहीं निकल सकेंगे। इमरान खान एक आम आदमी का बेटा है, वो न जागीरदार का बेटा है न सरमायादार का है। इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी जो हमारी वजह बनी है कि ये चंद लोगों के हाथों में आया और पाकिस्तान उन्हीं के हाथों में दिया। 8 फरवरी को इमरान खान ने साबित कर दिया है कि अवाम ये जो मेन स्टेक होल्डर है इसकी अवाम है, और अवाम ने साबित किया कि एक लीडर अंदर बैठा है जेल में, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इमरान खान के कैंडिडेट कौन है। अब देखें, कभी भी कोई तहरीक भी आदिल साहब ये नहीं कहते कि अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेती है एक दिन में। जो मूवमेंट होती है वो टाइम लेती है। तहरीक पाकिस्तान को उठा लें, अदलिया की मूवमेंट, आप 2 साल हमारे साथ चले थे, वो देखें 2 साल हम रोडों पे रहे। अभी इमरान खान ने शुरू से 1996 से उसका स्लोगन यही है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में लेके आना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। 78 ईयर्स का जो आपका सिस्टम है वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता उस आदमी को जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो मेरा ख्याल है आप 5 अगस्त कहें या 14 अगस्त के, एक्चुअली 5 अगस्त इमरान खान के 2 साल पूरे होने हैं। जो जिस तरीके से झूठे मुकदमात में रखा हुआ आपने देखा है, वो ना कहीं भागा है, जेल में बैठा है और मुकदमात का मुकाबला कर रहा है। मुलाकात तक मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, हमें इजाज़त नहीं मिलती। और आगे 14 अगस्त भी आप देख रहे हैं लोग निकलेंगे और ये मूवमेंट कामयाब होगी। क्यों कि इसमें 2 चीज़ें, मैं लीडरशिप को भी साइड पे करता हूँ, एक इमरान खान है और एक अवाम है। और मैंने जहाँ भी बैठा हूँ अवाम की बात की, और अवाम को जीतना चाहिए। मेन स्टेक होल्डर पाकिस्तान का अवाम है। अवाम को जो नुकसान हो रहा है, अवाम का कोई इशूज़ एड्रेस नहीं हो रहा। आपने, आपके सियासतदानों ने इस जिनका काम है लेजिस्लेशन करना फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। ज़रा मुझे क्विकली बताइएगा कि 5 अगस्त को आप कल निकलेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे, फिर 14 अगस्त को दोबारा? मैं बताता हूँ। कल आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया में लोग निकले, यूके में लोग निकले हैं, और लोग निकले हैं, वो मीडिया देख रहा है। मैं अभी 2 डिस्ट्रिक्ट गया हूँ कश्मीर के, मैं मुजफ्फराबाद गया हूँ कैपिटल में, मैं झेलम सिटी गया हूँ, वैली जो उनका डिस्ट्रिक्ट है। लोग निकलते हैं।
देखिए, अगर लोगों के साथ अगर ये होगा कि आपने एक अपोजिशन लीडर को डिस्क्वालीफाई हो गया, आपका सेनेट का जो है अपोजिशन लीडर वो चला गया, आपका पंजाब का अहमद भत्तर चला गया, जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया हामिद रज़ा चला गया, आपने 200 बंदों के वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए हैं, आपने एक पार्टी को बंद किया हुआ है। लोग इसलिए आप कह रहे हैं लोग नहीं निकल पा रहे? नहीं, लोग निकले हैं, लोग फिर भी निकलेंगे। आप कल देखना, हर शहर में, हर गाँव में आज भी लोग सामने हैं, लोग हर जगह पे निकलेंगे, नजर आएंगे। रैलियां होंगी। सो आपके लिए इतना 2-3 चीज़ें वो कहते हैं, देखिए जी, रूल ऑफ लॉ, जागीरदार वडेरे के हम खिलाफ हैं और मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं, इसलिए हम जो है वो बाहर निकल रहे हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि आप ये तहरीक अभी चलती रहेगी, 5 अगस्त को आएंगे लेकिन फिर मोमेंटम बनेगा। आपने सबको तो गिरफ्तार कर लिया, तो वो कहते हैं तहरीक कैसे, मतलब फिर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तहरीक चले। और गिरफ्तारी इस दफ़ा तो आप कोई भी नहीं कर रहे, जो बाकी की बातों में बाद में आता हूँ। पहले ज़रा न्याज़ी साहब का जवाब। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखें, सबसे पहले तो ये बात इनकी बिल्कुल मैं गलत साबित कर देता हूँ। ये कहते हैं कि इमरान खान कोई जागीरदार का बेटा नहीं है, यहाँ तक बात ठीक है, किसी सरमाएदार का बेटा नहीं है, सनतकार का बेटा नहीं, लेकिन आसपास उसके जो लोग खड़े हैं वो इसी कमाश के लोग हैं, सारे बिग गन्स हैं, सारे मालदार लोग हैं, इवन ATMs हैं उसके। ये तो बात ही गलत है। जहाँ तक तहरीक की बात है, तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि तहरीक चलाने के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, आपकी शायद ये पहली तहरीक हो, हम तहरीकें चला चला के ये बाल हमने सफ़ेद किए हैं। हमने वो तहरीकें चलाई हैं कि जो गुमान हो, आपकी अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, APDM, अदलिया की बहाली की तहरीक और पता नहीं आईनी की बहाली की तहरीक, हमने क्या क्या नहीं किया। वो सारी जो तहरीक चलाने के लिए 2-4 चीज़ें होती हैं। एक वो क़यादत जिसके कोल व फ़ेल में तज़ाद ना हो। आप देख लें कि आपके लीडर के कोल व फ़ेल में तज़ाद है कि नहीं है। आज आप सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात तो आज करते हैं, लेकिन क्या ये बात आपने अपनी हुकूमत में रह के की थी? इस तरह का कोई आपका कोई एक्शन, कोई एक जिसकी एक जुम्मश आप दिखा सकते हो कि आपने कोई चंद सेकंड्स के लिए प्ले किया हो? नहीं किया। आपने आज आपको आवाम याद आ गई है ना, क्योंकि आवाम से वोट लेने होते हैं। इस आवाम के लिए आपने किया क्या था 4.25 साल की हुकूमत में? आपकी तो सियासत दोबारा 9 मई के बाद, या जब आपकी हुकूमत चेंज हुई, दोबारा आपने शुरू कर दी 2 झूठे नारे लगाकर, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का और एक एंटी अमेरिकन नारा लगाकर। उसमें आपने गुब्बारे में हवा भर दी, वरना आपका तो घोड़ा मुर्दा पड़ा हुआ था, उसमें तो सांस ही नहीं थी, उसकी तो आँख नहीं, पलक नहीं झपक रही थी, वो तो हिल ही नहीं रहा था। बात यह है कि अब आपके पास इसके अलावा कोई बहाना नहीं है कि यार लोग गिरफ्तार हो गए, फलाना गिरफ्तार हो गया। हम भी गिरफ्तार हुए थे। अभी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? अभी क्या वजह है? कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी आप लोगों की? ये भी 5 से 14 अगस्त पे चले गए हैं और आप लोग, वरना कोई अर्जेंसी नजर नहीं आ रही, कोई पैनिक नजर नहीं आ रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वैसे ही वो कहते हैं ना, ज़ेब दास्तान के लिए ये एक बात वैसे ही मशहूर हो गई है कि बस जी गिरफ्तार हो रहे हैं और छापे पड़ रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? क्या हुआ है? हमसे पूछें। आदिल अब्बासी आपने विटनेस किया था, कवर किया था, जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और नवाज शरीफ की उसका जहाज़ आ रहा था, लाहौर उतर रहा था, उसका मुंह किसी और तरफ फिर रुख फेर दिया गया था। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम उन तहरीकों से गुजरे हैं। हमने कुलसूम नवाज को लेकर हम सड़कों पे निकले हैं। किस तरीके से हमने पेशावर से तहरीक स्टार्ट की थी, लाहौर तक गए, वहाँ पे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी सड़कों पे निकले। कमाल करते हैं। यही कहेंगे आप, यही जवाब देंगे आप। पूछ ले, आपके साथ बैठे, जब हम इनसे पूछते कि यार आपकी तहरीक में जान नहीं हो गए थे, वो भी निकले। ये गेस्ट टेयरिंग्स हैं, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, ये गेस्ट टेयरिंग्स है, ये मेहमान अदाकार हैं कुछ देर के लिए। जो पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं वो कोई और हैं, जो पार्टी के वली वारिस हैं वो कोई और हैं, जो जमात के साथ चलते आ रहे हैं वो कोई और हैं। जस्टिस वजीउद्दीन किधर के? जस्टिस ये अपना अकबर एस बाबर किधर खड़ा है? पार्टी के तो पुराने लोग मलिया मीट कर दिए उन्होंने, वो तो उनका तो नामो निशान नहीं है। असद कैसर की अपनी पार्टी में चलती नहीं है। जो आपके पुराने लोग थे, आतिफ खान किधर है? आपकी पार्टी के वो कह रहे हैं लोग तो है नहीं, है तो सब नए लोग हैं। ख्याल है कि ये तो इनका कहना है ना, आतिफ खान भी इधर है, असद कैसर भी इधर है, शहराम खान। कल आपने देखा था असद कैसर साहब और शहराम साहब इकट्ठी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि हमने सवाबी किस जगह पे इकट्ठा होना है और किस किस डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने आना है। ये तो इनकी बातें हैं ना, इनकी बातें आपने सुन ली। हमारी पार्टी में देखो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं। एक पार्टी इतनी मुश्किलात से गुजरी है, चीज़ें चलती हैं और चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
अभी अख्तियार साहब ने कहा कि जी इन्हें इतनी हमें गवर्नमेंट मिली कितनी आदिल साहब 3 साल हमें, एक मिनट ना सर, 13 साल। अच्छा फिर आप 3 साल अगर एक गवर्नमेंट मिली और कोविड जैसे हालात को भी हमने स्मार्ट लॉकडाउन करके मुकाबला करके पाकिस्तान दुनिया में अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने इतने मुश्किल हालात में फेस किया है। आपको मिली 35 साल धमाके होते हैं। अभी सुन लें, अभी आपके बाद निकलेगा चीनी स्कैंडल, निकलेगा गंदम का स्कैंडल, निकलेगा आपके सामने अद्वियात को देख ले। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं सच लीडरशिप को छोड़ देता हूँ। आदिल साहब आज आप जहाँ बैठे हैं ना, अवाम भी एजुकेट हुए आपके प्रोग्राम से कि हमने अवाम के लिए आपने क्या किया है। अवाम है मेन स्टेक होल्डर इस मुल्क की, स्टेट की, और अवाम को ही आपने अवाम के इशूज़ को, अवाम तो मर रही है, ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। आपने बजाय उसके आप अपनी जो जंग लड़ रहे हैं वो तो अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब PMLN के, उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग हुकूमत के पास मौजूद हैं जिसमें इमरान खान जो है वो बरतानिया जाने का कह रहे हैं कि मुझे बरतानिया जाने दे। अभी आप कह रहे थे कि वो कहीं नहीं जा रहे या जाने देना चाहते, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ के ऑप्शन दिए गए थे लेकिन बरतानिया नहीं जाने दिया गया। इस पर PTI का क्या मौक़िफ़? देखें, ये हुज़ैफ़ा साहब ने मेरे साथ बैठ के किरण नाज के प्रोग्राम में कहा है। हाँ। कल था जब परसों, मैंने उस टाइम भी ये जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर वो डील करता तो वो 2 साल से अंदर बैठा होता, अगर वो डील करता तो ये झूठे मुकदमात का मुकाबला करता, अगर उसकी सारी खबरें बाहर आ जाती हैं तो ये खबर क्यों नहीं आज तक आई। अगर अच्छा अंदर जो गए हैं, अंदर जेल तो इनके कंट्रोल में है। हाँ। हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा। जो स्पोक्स पर्सन आपके सामने बैठा है, लार्जर बेंच का आर्डर है 24 मार्च 2025 का आदिल साहब, और उसके बाद आज होगी 4 अगस्त 2025, 4 महीने से स्पोक्स पर्सन नहीं मिला। जितनी बातें हैं, गंडापुर के खिलाफ ही कोई बात आती तो मीडिया के पास आ जाती है, ये बात क्यों नहीं आई। ये हुज़ैफ़ा साहब ने जो बात की है, असल में वो डील करना कोई नहीं चाह रहा, वो डट गया है, वो बैठ गया है, वो मुकाबला कर रहा है। जो जाने वाले थे आपके सामने, उन्होंने डील की और चले गए, ठीक है ना, वोट को इज्जत दे चले गए, वो तो खड़ा है, उसने कोई ऐसी डील की खबर नहीं है। अगर इनके पास तो आप डिनाई कर रहे हैं जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़, कोई रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास ऐसी मौजूद है? सर मैं एक बात बताता हूँ, बगैर किसी ज़्यादा तफसील में जाए बगैर, जो हुज़ैफ़ा ने कहा है वो ठीक कहता है। और मालूमात है आपके पास? मैं इंडोर्स करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक सर्टन लिमिट में। जो उन्होंने बात की, उन्होंने ज़्यादा वजाहत के साथ कर दी और इतनी करनी नहीं चाहिए थी। कुछ चीज़ें जो हैं वो दोस्त मुल्कों की सीक्रेट्स भी होती हैं और उनका नाम नहीं लेना चाहिए। आपको पहले से पता भी थी? जी मालूम है। मैं ये बात इनको पहले करता था टॉक शोज़ में। मैंने न्याई साहब को भी कहा था कि ये बातें छोड़ दें। कि वो डट के खड़ा है, लंबा खड़ा है, इतना खड़ा है, उतना खड़ा है, बिक नहीं रहा, टूट नहीं रहा। उसको 2 साल हो गए वो डील मांग रहे हैं, 2 साल हो गए डील मांग रहा है। नोबडी इज रेडी टू गिव हिम एनी सॉर्ट ऑफ डील। कोई डील उसके साथ कर नहीं रहा। नोबडी से मुराद आपकी वो है कि जहां पर मांग रहे हैं। नोबडी मीन्स नोबडी। इनको डील चाहिए, उनको कोई 3rd क्लास की डील भी अगर मिले ना, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा, 1 मिनट नहीं लगाएगा। ये बात करते हैं ना, ये वैसे ही फिल्मी ड्रामे और फिल्मी डायलॉग मारते हैं। कोई नहीं खड़ा हुआ। मुझे पर मैं तसल्ली के साथ कहता हूँ, हुज़ैफ़ा मेरा छोटा, ये बात मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं चूँकि हर बंदे की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसने फिर भी अपनी लीडरशिप की और जो अपना ओहदा है उससे वो थोड़ा सा तजावज़ करके उन्होंने बात की वजाहत कर दी। बट मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि 2 साल से इमरान खान इज आस्किंग एंड सीकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डील। तो बरतानिया जाना चाहते हैं? मैं नाम नहीं लूँगा जी, ये किसी का नाम नहीं लूँगा, कि टू गेट रिड ऑफ जेल। और आप कहाँ भेजना चाहते हैं? चलिए ये बता दो। वी डोंट वांट टू। हम तो वो तो कह रहे हैं, इसमें ये भी कह रहे हैं कि वो एक मुल्क मांग रहे हैं और हम दूसरा मुल्क दे रहे हैं। उनके कहने का आपने कहा मैं एंडोर्स करता हूं उनके बयान को। अभी आप मुझे फिर वहां पे ले जा रहे हैं जहां पे मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा। अच्छा मैं लेट्स मेक इट दिस वे। You started endorsing him. आपने कहा कि मैं उसे एंडोर्स करता हूं और मैंने उससे पहले एक लफ्ज़ कहा कि विद इन सर्टेन लिमिट में। अग्रीड, बट मैं तो आपको नहीं कह रहा, आप कहें, मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए वो अच्छा चले ये मुझे बता दें, स्टोरी दुरुस्त है? ये स्टोरी दुरुस्त है, जो हुज़ैफ़ा ने कहा है वो लेटर स्पिरिट में दुरुस्त है। स्टोरी दुरुस्त, ठीक है। हम कंट्रीज पे नहीं जाते, बस एक कंट्री वो मांग रहे हैं, एक आप दे रहे हैं। नहीं,
हुज़ैफ़ा तो ये भी कह रहे हैं ना एक कंट्री वो भी दे। वो मैं इसको इस तरह यूँ कर ले कि एक कंट्री का उन्होंने ये कहा था कि मगरिबी मुल्क मुझे भेज दिया जाए, एक फिर ये भी एक ऑप्शन थी कि गल्फ़ कंट्री या सऊदीया, लेकिन वहाँ से भी और वो ऑप्शन बंद क्यों हुआ? वो ऑप्शन सारे बंद हो गए। वजह? क्योंकि मेरे ख्याल में 9th में इज़ द मोस्ट सीरियस केस। 9th में? या और फिर 26 नवंबर भी आ गया। 26 नवंबर। सो ये दोनों चीज़ें वैल्यू ऐड हुई और Yeah. ओके ठीक। सर वो कह रहे हैं कि इसमें जान तो है, इसमें मतलब अगर वो भी कह रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, पाकिस्तान अभी के, देखें ना, स्टेट मिनिस्टर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने अपने लोगों से शेयर तो किया होगा। अच्छा होता कि आप हुज़ैफ़ा का बयान भी चला लेते, हुज़ैफ़ा का बयान तो सामने में आप नहीं नहीं, वो आप क्लिप चलाते ना तो पता चल जाता, क्योंकि जो अभी अख्तियार साहब ने दिए स्टेटमेंट भी बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं, उन्होंने कुछ और कहा है। अच्छा, उन्होंने ये डील का जो कहा है कि जी उस मुल्क में जा रहे थे, उस मुल्क में क्यों नहीं जाते, हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान आया? हाँ, इमरान खान का ये आया है कि इमरान खान ने कहा कि अगर कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, हाँ तो मैं करूँगा, इस वजह से करूँगा कि अगर कोई मुल्क के मफाद में है। देखिए, एक बंदा 8 फरवरी को इलेक्शन जीत जाते हैं, उसको ये आवाम को पता है, पता हर किसी को है। अब जब इनसे करें ना 2000 इस इलेक्शन के बाद ये कहते 18 में क्या हुआ यार, आवाम को तो ये नहीं पता कि 2018 का इलेक्शन आपने जीता ही नहीं। मेरी बात तो सुन लेना, मैंने आपको अब ये देखें, अब गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा बार आ गया है कि एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया है, इनसे फिर एविडेंस लें कि ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये डील मांगी है। भाई वो डील मांगता तो कब का चला जाता, उसने पहले कहा था ना मैं बाहर जाऊंगा, ना मैं गाला जाऊंगा, ना मैं जाने दे और कल से फिर नहीं टीवी पे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं देख लिया तो कैसे छुड़ा के ले गए, उसने कह दिया है। अब इन अपनी स्टेटमेंट पे नहीं रुक रहे, वो हुज़ैफ़ा साहब फिर स्टेटमेंट नहीं आए, और वो ये कह रहे हैं कि आप डील मिल नहीं रही उनको ना जी, अब नहीं डील ले नहीं रहे। मैं कहता हूँ कि कोई डील इमरान खान रोजाना ये कहता है 26 नवंबर ऐड हो गया तो फिर 2 साल तो नहीं, इमरान खान पिछले साल की बात रोजाना कहता है नो कंप्रोमाइज नो डील, कि रोजाना स्टेटमेंट आपके मीडिया के थ्रू बाहर आ रही है। तो आप कहते हैं जी डील, इनकी बैठ के अब इनकी बैठ के बात सुन लें कि जी वो यूके जाना चाहता है, कोई कहता है जी मिडल ईस्ट जाना चाहता है, कोई कहता है जी बनी गाला जाना चाहता है, और वो बंदा 2 साल से मुकदमात को फेस कर रहा है, कहते हैं मेरे मुकदमे लगाओ। आदिल, मैं एक बात बताऊं, झूठा नैरेटिव गढ़ने में तहरीक इंसाफ को जो महारत हासिल है ना, जो स्पेशलाइजेशन इन्होंने की है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े भाई है मेरे, लेकिन ओवरऑल कि मतलब जो चीज़ अंदर हो रही है बाहर आके उसके खिलाफ बात करना। अंदर अगर चोरी हो रही है ना, इधर चोरी के खिलाफ तकरीर कर दो। अंदर अगर कोई गुनाह हो रहा है ना, बाहर आके गुनाह के खिलाफ तकरीर कर दो। अंदर अगर झूठ गढ़ा जा रहा है, इधर आके ना आप झूठ के खिलाफ तकरीर शुरू कर दो। तो क्या जेल में परेशान है वो? डेफिनेटली। जो लोग कहते हैं कि कभी मेरे इधर बिच्छू छोड़ दिया है, कभी कहते हैं इधर कान में दर्द हो रहा है, मेरे खाने में जहर मिलाया जा रहा है, ये क्या होता है? ये परेशानी होती है ना। ये जो कहते हैं, मुझे ये बताइए, नेल्सन मंडेला ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, बादशाह खान ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कभी ये कहा था कि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे हूँ, आप जेल में हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? ये आज कहते हैं कि वो डट के खड़ा है और बहादुरी से पड़ा है। भाई उस जेल में हज़ारों कैदी और भी हैं और वो भी डट के फिर खड़े हैं। कोई कत्ल में है, कोई स्मगलर है, कोई मनशियात का कैरियर है, और कोई अगवा और डकैती में पड़ा हुआ है, तो वो डट के खड़े हुए। आप 9 मई वाले 190 मिलियन पाउंड, इट्स हिस्टोरिकल करप्शन केस। इसमें कोई मतलब कोई बात है? वो कन्विक्टेड है उसमें। मुझे ये बताएं, 9 मई वाले जिनको सजाएं हो गई, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? काफ़ी सारे तो हो गए हैं, कुछ रहते हैं, वो भी हो जाएंगे। काफ़ी रहते हैं, अभी तो बहुत बड़ा नंबर रहता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। यार आदिल, एक तो आप ऐसा करते हैं ना, जब केस के फैसले नहीं आते तो आप ये सवाल केस का फैसला आ गया, केस के फैसले नहीं करते, क्यों इतना लंबा हो गया? अच्छा, अब आप कहते हैं कि बंदे क्यों नहीं अरेस्ट होते हैं? न्यायी साहब, सर मुझे इसका जवाब देना, क्यों नहीं हो रहे? भाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 6 महीने रह गए तो क्यों 6 रह गए? भाई 9 मई इतना बड़ा वाकया आप कह रहे हैं, 9 मई की वजह से तो 9 मई की वजह से तो इनकी पूरी पार्टी जो है वो बैकफुट पे चली गई है, इन्होंने अपना हाल कर लिया 9 मई की वजह से। अभी फैसला आया है, इंशाल्लाह गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। 13 अगस्त की रात नहीं, 13 और 14 अगस्त। अच्छा आदिल साहब, मैं शायद 15 को हो जाए। आप लोगों ने जिमनी इलेक्शन लड़ने का क्यों फैसला किया कि हम नहीं लड़ेंगे? मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, इन्हें पता है डर क्या है? डर ये है कि एक आदमी 2 साल से अंदर है, ना वो बीमार हुआ, ना उसे कहा पेम्स में दाखिल कराओ, ना वो बाहर गया, अब इसकी पॉपुलैरिटी भी ऊपर चली गई है। अब हम इसको किसी तरीके से कोई नाम करके ख़राब करें।
डील का मैं आपको बतौर स्पोक्स पर्सन बता रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं। और ये अब दोनों की स्टेटमेंट चलाना, अख्तियार साहब की भी चलाना जो आपके प्रोग्राम में, और हुज़ैफा की भी चलाना, इनके एक दो बयान में इतना कंट्रडिक्शन है, आप देख के हैरान होंगे। अच्छा, साथ में इमरान खान की पहली वाली तकरीर भी चलाना अभी कि मैंने जहर खा लेना, मैंने खुदकुशी कर ली और मैंने कर्जा नहीं लिया। अच्छा, अभी और फिर पैकेज वाला भी चला रहे हैं ना। एक बंदा जेल में बैठा है 2 साल से, अगर उसको आइसोलेशन में आप रख, सजा भी भुगत रहा है, आप कहते हैं 190 मिलियन पाउंड, आप साइफर आपका खत्म, आपका इद्दत खत्म। हम तो रोजाना कहते हैं हाई कोर्ट को, हम चीफ जस्टिस को जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अलकादर लगाए। अलकादर का हर किसी को पता है कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और क्या हुआ, और उस बीबी का क्या कसूर है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। आप देखिए ना, ये वजह क्या है, यही तो है। अब आदिल साहब सामने आ गए, के लिए मुझे एक सवाल का थोड़ा सा, इस केस को रोकने का मकसद नहीं क्या है, इमरान खान डील करे, वो डील नहीं करता। अब आ जाए आप जमीन जो है, सर एक मिनट, अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा, आपने पूछा भाई इलेक्शन। सर देखें, इन्होंने अभी टारगेट रखा हुआ 36 या 37, हमारे चेयरमैन ने बताया गवर्नर ने, कि नेशनल असम्बली से फारिग करने हैं। आपने रोज़ाना KPK की हुकूमत के पीछे लगे होते हैं। आपने अगर ये करना है तो इमरान खान तो यही कह रहा है कि भाई ये फिर उसका इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा। इलेक्शन कमीशन वॉक ओवर दे रहे हैं। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन अभी सज़ा नहीं हुए बंदे, उसके बाद पता क्या होता है, रेफरेंस होता है, स्पीकर को जाता है। ये कमर दिलशाद ने मेरे साथ प्रोग्राम में एडमिट किया है कि पहले रेफरेंस बनता है, फिर आता है किसके पास, इलेक्शन। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में हुआ था। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां देखें, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो 12 जुलाई का फैसला 8 महीने तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन अभी उधर से फैसला नहीं होता, इलेक्शन कमीशन पहले खड़ा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन वाला फॉरेन फंडिंग के ज़माने में भी कोई फैसला नहीं हो रहा था जी। फॉरेन फंडिंग का जो मसला था आपके टाइम में भी तो बहुत टाइम लगा। मैं तो हम इलेक्शन कमीशन से मुतमईन थे। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एज ए एडवोकेट जनरल 3 साल रहा हूं। मेरी इमरान खान से 2 मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशनल जो है वो अपना डिपार्टमेंट है, चाहे वो नैब है, चाहे वो है अपना क्या नाम है इलेक्शन कमीशन, हमने कभी भी उनको अंडरमाइन नहीं किया। हमने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल या आप कॉन्स्टिट्यूशनल देखें जी, मेरी बात सुन लें, हमारा नहीं एक सवाल ले लें। आज एक अख्तियार साहब मेरे साथ ये करने वादा, जो आर्टिकल 218(3) जो इमरान खान शुरू से कहता है, उसके तहत इलेक्शन करा लें। मैं कहता हूँ सुबह डेट दे दें, कौन इलेक्शन जीतता है। आप कहते हैं बाहर नहीं निकलने देते। मेरा ख्याल है इलेक्शन तो आपस की बात है, अब इनके भी हाथ में नहीं रहा। इलेक्शन जब होगा तब होगा। सो जब इलेक्शन होगा वो तो जब होगा, लेकिन आज आप इस क्राइसिस से निकलने के लिए जो है वो क्या करेंगे। और वैसे मैं माजरत चाहता हूँ आपसे कि इलेक्शन कमीशन के मामले में उनकी मेरे प्रोग्राम में ही उस वक्त मैं किसी और जगह काम करता था, तो वो ये कह चुके थे कि पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे ये अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके लाए हैं, और ये वाले बहुत अच्छे हैं जो हम लेकर आए हैं। और कुछ महीनों बाद उन्होंने जो है उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। सो ये सर जो चीज़ हमारे पॉलिटिशियंस को जो चीज़ सूट करती है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो सूट नहीं करती उसको सिस्टम का नाम दे देते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन आप तो भाई वैसे ही जीत जाना है आपने 36, आप तो इस वजह से वो नहीं, तो ये 36 भी सीटें आप इलेक्शन होगा तो वो अब लड़ ही नहीं रहे, चल जाएगा। वो नहीं लड़ रहे तो उनको पता है कि अब इनको किसी ने वोट देना ही नहीं है, इनको कौन वोट देगा। ये तो आसमान से उतरे, जिस तरह बारिश के बाद वो मशरूम नहीं ग्रोथ होती है, इस तरह की इनकी पार्टी बनी, इस तरह इनकी हुकूमत बनी। इनके रूट्स तो नहीं है, रूट्स तो इनके हैं नहीं। ये तो बस वो देखो आदिल, इस मुल्क में 4.25 साल, इनको तो पहले ये इनकी ज़रा करेक्शन कर देना, कहते हैं हमने 3 साल हुकूमत की है। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल हो गए और पाकिस्तान पे 4.25 साल हुकूमत करके गए आप। 4.25 साल आप तारीख से तारीख देख लेना, चेक कर लें। और उन 4.25 सालों में आपने इस अवाम के लिए अगर कुछ किया है तो वो दिखा दें। अगर आपने 18वीं तरमीम पे आ जाए, PTI अगर 18वीं तरमीम में सकम दूर करने के लिए PTI की मदद ली गई, कोई बिल लाया गया, तो PTI सपोर्ट करेगी? देखें अभी 27th अमेंडमेंट सामने नहीं है, पहले ड्राफ्ट तो आया ना, पहले ड्राफ्ट है, हम देखेंगे ड्राफ्ट में अंदर लिखा क्या है, क्या अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। इस तरह तो नहीं होगा, जितने तक ड्राफ्ट नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि आपको भी अपने दौर में PTI को 18वीं तरमीम से शिकायत रही है अपने दौर में कि वफाक के पास कुछ नहीं है, सब कुछ सूबों में। आपको फाटा के मर्जर के बारे में भी कहते हैं, आपको 27वीं तरमीम के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जितने तक फाटा मर्जर में तो आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया नहीं, मैं कहता हूँ ड्राफ्ट सामने आएगा, ड्राफ्ट के बगैर कोई बात नहीं होगी। पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे कि क्या क्या तरमीम है, आया लेजिस्लेशन का अवाम को। फिर कहता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड है इनका। हाँ, ये कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं, फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा। जो ड्राफ्ट था ये 26वीं तरमीम का, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसका 1 to all एक कंटेंट सारा हमने तैयार किया है JUI के साथ मिलकर।
और फिर भाग गए, और आज कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम बुरी चीज़ है। ये भी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है आपकी। या उस दिन आप झूठ बोल रहे थे या आज आप गलत बोल रहे हैं। 18 अमेंडमेंट में सिकम दूर करना चाहते हैं आप लोग, जो सिकम उसके अंदर है? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसा इकबाल साहब भी उस पर कह चुके हैं कि उसमें है मसाइल 18वीं तरमीम। सर सिकम काफ़ी सारी चीज़ों में है, इवन 26वीं आईनी तरमीम में भी है। हमने इनको ऑन बोर्ड रखा, हमने कहा ये पॉलिटिकल लोग होंगे, ये शायद कोई अच्छी तजवीज़ देंगे, इनकी वजह से आईनी कोर्ट से आईनी बेंच पे चीज़ें आ गई, चीज़ों को मिनिमाइज करके हम ले आए। तो वो सारी चीज़ें जो है उसको रिव्यू किया जाएगा, जो उसकी कमियां हैं उसको भी दूर करेंगे, और नई जो चीज़ों की ज़रूरत है जिसका अदलिया के लिए, पार्लियामेंट के लिए और आवाम के लिए इसका फ़ायदा होगा। पार्लियामेंट का तो काम ही कानून सेकंड मैंने कंक्लूड करना है जी। मैं कह रहा हूँ वो ये भी सपोर्ट करेंगे, वो हर बंदा करता है कि जो प्रोविंसेस के अख्तियारात हैं ना, उन अख्तियारात को देखना, क्योंकि कुछ महकमे हैं जो फेडरेशन के पास होने चाहिए, उन चीज़ें वो चीज़ें लीगली डिस्कस होंगी कि फेडरेशन को मजबूत करेंगे तो फेडरेटिव यूनिट्स जो हैं वो साथ चलेंगे। राइट, थैंक यू सो मच नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इख्तियार वली खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक अहम पर तज्जिया करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल के ज़खायर से मुताल्लिक बड़ा दावा किया। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका एक ऐसे मुश्तरका मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद उन बड़े ज़खायर को तरक्की देना है। उनके इस बयान के बाद क़यास आराइयाँ शुरू हो गईं कि पाकिस्तान में इतने बड़े ज़खायर कहाँ हैं। हालांकि अमरीकी सदर के ऐलान से बहुत पहले गुज़िश्ता साल सितंबर में रोज़नामा डॉन में एक खबर शाया हुई, और उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के ताउन से समंदर में सर्वे किया जो 3 साल तक जारी रहा। इस सर्वे में साबित हुआ कि पाकिस्तान के पास तेल और गैस के दुनिया में चौथे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इस खबर में यह भी बताया गया कि तेल और गैस को निकालने के लिए जल्द बाकायदा टेंडर्स जारी किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तानी मईशत की काया पलट सकती है। अब इसी बुनियाद पर सदर ट्रंप ने अमरीकी जो कंपनीज़ हैं उस पर दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया है, इसलिए उनके ऐलान को सिर्फ सियासी या जोग्राफियाई तनाजुर में देखना एक दुरुस्त बात नहीं होगी। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इंडस बेसिन तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है। इसमें सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से शामिल हैं। दिसंबर 2024 तक मुल्क में तेल के ज़खायर 238 मिलियन बैरल रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज और वजारत तवानाई के मुताबिक इन ज़खायर में सालाना 23% इजाफा देखा गया है। सिंध इस वक्त तेल और गैस के ज़खायर के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैदावारी सूबा है, जहां तेल और गैस के 351 ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। 247 से ज़ायद कुओं पर खुदाई हो चुकी है या जारी है। US8 की एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ इंडस बेसन में 14 बिलियन बैरल खाम तेल तकनीकी तौर पर काबिल दरियाफ्त है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तकबिल में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाम तेल और कुदरती गैस की पैदावार में इजाफे की नुमायाँ सलाहियत मौजूद है। इंडस बेसन में ज़ेर ज़मीन ऐसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और हाइड्रोकार्बन इम्कानात मौजूद हैं जिन्हें आलमी माहिरीन उम्मीद अफजा करार देते हैं। सिंध के अगर ब्लॉक्स की बात करें तो सिंध के ब्लॉक्स में गंबर 2, मलीर 2, सावन, जनूबी, मटियारी और जमजमा वेस्ट शामिल है। ये तमाम ब्लॉक लोअर इंडस बेसन में वाक़ हैं, जिनका जो असेसमेंट है वो 16 करोड़ बैरल तेल और 24.6 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस है। रचना 2 ब्लॉक पंजाब में वाक़ है। इंडस बेसन 20 करोड़ बैरल तेल और 196 TCF गैस के वसाइल का हामिल है। इसके अलावा पाक अमरीका हालिया पेशरफ के तनाजुर में बलूचिस्तान के हवाले से भी आप देख रहे होंगे कि एक अननेसेसरी सा प्रोपेगेंडा हो रहा है। कुछ हल्कों की जानिब से कहा गया कि यहाँ मौजूद ज़खायर के हवाले से अचानक क़यास आराइयाँ बहुत सारी शुरू कर दी गई कि शायद बलूचिस्तान के वसाइल और ज़खायर गैर मुल्कियों के हवाले किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ये तमाम के तमाम मफरूज़े पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और बलोच आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। ये इंप्रेशन देना कि बलूचिस्तान के ज़खायर को अमरीकी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है दुरुस्त नहीं है। माजी में भी अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के अपस्ट्रीम सेक्टर में एक्टिव रही हैं और इस शोबे की इब्तदाई तरक्की में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हैं। इन कंपनीज़ में ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम और यूनियन टेक्सास शामिल थी। अब ये जो नई पेशरफ्त है इस पुरानी पार्टनरशिप का ही एक तसलसल है,
जिसे एक तिजारती कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। इससे जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और रिफाइनिंग के शोबे में जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको फ़रोग़ मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 73,000 बैरल तेल निकाला जा रहा है, जो मुल्क की मजमूई ज़रूरियात का 15 to 20% है। पर डे जो मुल्क की हमारी कंजम्पशन है वो 5,56,000 बैरल है, जिसका तकरीबन 85% हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडस बेसिन में जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें इजाफा और अमरीकी मुआवनत से इस शोबे में खुद किफ़ालत होने की एक राह हमवार की जा रही है। उसके लिए कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सेल्फ सफिशेंट हो जाए इसके अंदर। यहाँ ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में अगर 10 कुएँ खोदे जाएँ तो जो सक्सेस रेट है वो 3.7 बनता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत अच्छा रेशो करार दिया जाता है। मकरास बेसिन के अंदर वाक़ है इंडस बेसिन, और ऑफशोर पेट्रोलियम ब्लॉक्स की मार्केटिंग के लिए आलमी कंपनियों से इसके हवाले से राब्ते भी किए गए हैं कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। पाकिस्तान के पास एक बड़ा समंदरी बेसिन है जिसमें हाइड्रोकार्बन की एक्सप्लोरेशन है, उसकी काफ़ी सलाहियत मौजूद है, मगर ये अब तक बड़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है। अगर इन फिगर्स को देखें तो इससे क्लियर होता है कि पाकिस्तान की जो इंडस वैली में तेल और गैस की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मौजूद है। और अगर मुनासिब सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्टेबिलिटी और कुछ टेक्नोलॉजी मैसर आ जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ इसके साथ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है इस एक्सप्लोरेशन से, बल्कि जो ख़ित्ते में तवानाई बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क भी बन सकता है। और जिसका आपको एक हवाला डोनाल्ड ट्रंप की, चाहे वो तंज़िया अंदाज में ही सही, ट्वीट में नज़र आया कि क्या पता कल पाकिस्तान इंडिया को तेल फराहम कर रहा हो। सो पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, टैप करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है उसके लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ कर सके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। मारूफ बरतानवी मैगज़ीन द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल के बारे में कुछ बातें की हैं, क्या की हैं, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। मारूफ बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में अहम मजमून लिखा है। कहा है कि सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली में आर्मी चीफ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अमरीकी हुकाम एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत की तकरीबी सरगर्मियों का भी जायज़ा ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून को जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो एक प्राइवेट लंच किया था, ये मुलाकात भारत के साथ जो हालिया कशीदगी है उसके बाद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करते देखा गया। इसके फौरी बाद अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया और पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे की तारीफ़ की। ये गैर मामूली तब्दीली थी। द इकोनॉमिस्ट के मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल की शख्सियत मुनफरिद है, एक हाफिज़ कुरान, मदरसे के तालिब इल्म और मगरब से गैर तरबियत याफ्ता मगर मगरबी सियासत को खूब समझने वाला। उनकी मजहबी वाबस्तगी ज़ाती है, लेकिन सियासत में वो सऊदी मॉडल से इम्प्रेस नज़र आते हैं। भारत के बारे में उनका मौक़िफ़ खासा सख्त है। अप्रैल में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। ये एक ऐसा बयान है जो कि तक़सीम हिंद की याद दिलाता है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका को एक नए जाविये से देख रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, मशरिक़ वस्ता में पॉलिसी मुशावरत और यहाँ तक कि क्रिप्टो और माइनिंग में मुश्तरका दिलचस्पी। इस पेशरफ के बाइस अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अब क्रिटिसिज्म काफ़ी कम कर दिया है और फ़ौजी इमदाद पर बातचीत जारी है। इस हवाले से अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ और नाइट विजन आलात देने पर भी गौर कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल मुल्क के अंदर भी काफ़ी मकबूल हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ते में हैं, जबकि फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।